मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं मुख्य विषय के बारे में आपसे अभी कोई बात करने नहीं जा रहा हूं। मुझे ढेर सारी कई बातें आप सबसे करनी है। देखते हैं कि इनमें से हम किसे मुख्य विषय के रूप में स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं भी स्वीकार करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो घटनाओं को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। कल मेरे पास कुछ मेल्स आए और उसमें मुझसे ये सलाह मांगी गई कि अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और फिर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। नो डाउट कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, और साथ ही साथ जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति की होती है। तो इस दृष्टि से राष्ट्रपति का संबोधन मायने रखता है, प्रधानमंत्री का संबोधन तो मायने रखता ही है। जहां तक सुनने की बात है, डेफिनेटली आपको ये दोनों भाषण सुनने ही चाहिए। अगर आपने नहीं सुने हो तो एक बार आपको सुन लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास प्रश्न इसको लेकर के नहीं थे कि हमें सुनना चाहिए या नहीं। प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या हमें इस पर नोट्स बनाने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं कुछ तथ्य आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में जाने अनजाने में इस बात को भर दिया गया है, या स्टूडेंट्स ने खुद भर लिया है, मुझे नहीं मालूम, कि नोट्स बनाए जाने चाहिए। नोट्स 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 भरा हुआ है दिमाग में। ऐसा लगने लगा है कि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप सही मायने में तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप नोट्स बना रहे हैं तो तैयारी होती चली जा रही है। ये बात अलग है कि आप किसके नोट्स बना रहे हैं, नहीं पता। किस तरीके से बना रहे हैं, ये भी नहीं पता। बनाने के बाद उस नोट्स का क्या करेंगे, शायद ये भी नहीं पता। अवसर ही न मिले, याद ही न रहे। लेकिन नोट्स बनाना जरूर चाहिए। यह दिमाग में भर गया है। फ्रेंड्स, इस गलत फहमी से मुक्त हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज, इस गलत फहमी से मुक्त हूं। नोट्स बेसिकली होते क्या हैं, मैं इससे पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूं, लेकिन चूंकि अभी एक अवसर आया है तो इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे थोड़े से दूसरे तरीके से भी इस पर बात करनी चाहिए। पहली बात, कंपलसरी नहीं है कि आप नोट्स बनाएं ही। हाँ, अगर आपकी आदत नोट्स बनाकर पढ़ने की है, आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप बनाइए। तो नोट्स जो बनाए जाते हैं वो जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस पर बेस्ड आप नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो स्थायी होते हैं। आप एक बार नोट्स बना लेते हैं। नोट्स बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी तैयारी होती रहती है। देखिए, आप किताब पढ़ते हैं, इसके बाद फिर लिखते हैं, कई किताबों से पढ़ करके आप नोट्स बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिना समझे नोट्स बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप किताब की चीजों को सीधे सीधे कॉपी पे उतार रहे हैं, तो किताबों में ही रहने दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। तो नोट्स बनाना अपने आप में तैयारी करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, एक बहुत अच्छी, बहुत ठोस प्रक्रिया होती है। अगर आप इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाने चाहिए। दूसरी बात, जहां तक करंट अफेयर्स का सवाल है, करंट अफेयर्स की तैयारी जो है नोट्स से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स से होती है। पॉइंट्स आप लिखने शुरू कीजिए। पॉइंट्स कहने का मेरा मतलब है कि जैसे अभी हम लोग डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन पर बात कर रहे थे, मैंने उस समय आपको बताया भी था ये क्या है, क्या प्रोविजन किए गए हैं, इसमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी क्या कमियां हैं और क्या होने चाहिए। बस पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बस खत्म हो गई बात। वहां नोट्स जैसी कोई स्थिति नहीं होती, क्योंकि जो नोट्स बनाने का काम है वो थोड़ा सा एक लेंदी वर्क है, वो ज्यादा समय की मांग करता है। सच पूछे तो मानसिक दबाव भी नोट्स बनाने में ज्यादा होते हैं, पॉइंट्स लिखने में दबाव नहीं होते। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिए कि अगर नोट्स बनाना आपके दिमाग में भर गया है तो उसे उभरने की कोशिश कीजिए। आपका जो पर्पस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, नोट्स बनाना नहीं है। नोट्स आपको वहीं तक बनाने चाहिए जहां तक वो आपको सफलता दिलाने में मददगार सिद्ध हो सके। फ्रेंड्स, जो घटना है अभी की, आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका के का जो साउथ पार्ट है वहां हिलेरी नामक तूफान आया है, चक्रवाती तूफान है हिलेरी, और बहुत ही आप कह लीजिए कि भीषण श्रेणी का तूफान आया है। जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये मैक्सिको के तट पर पहुंचने के बाद फिर सीधे वो कैलिफोर्निया पहुंच गया है और वहां उसने जाकर के दस्तक दी है। ये सारी बातें लिखी गई है। तो पहली बात तो यह कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिलेरी है चक्रवाती तूफान, ये अमेरिका में आया था और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर आया था, जहां कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस वगैरह आप देखेंगे कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर ही है। अब मैक्सिको अमेरिका के नीचे है, और मैक्सिको जब पहुंचा है तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा ही वो हिलेरी। यहां एक बात जो मैं एक निर्देश के तौर पर आप सबसे कहना चाहूंगा वो यह कि जिस तरह से आप भारत के नक्शे से परिचित हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी कुछ आपको अमेरिका के नक्शे से परिचित होना चाहिए। अगर मैं नक्शे से परिचित होने की बात कर रहा हूं तो ये नहीं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं तो सभी राज्यों के बारे में आपको मालूम हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि
अमेरिका का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट कहाँ है, वहां कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह आप देखेंगे, न्यू जर्सी वगैरह, तो पूर्वी तट पर है। फिर साउथ में अमेरिका के कौन कौन से हैं, जहां फ्लोरिडा वगैरह पड़ते हैं, जहां नासा वगैरह है, तो पता लगा क्या कि वो साउथ में है। फिर आप उत्तर की तरफ चले जाइए जो कनाडा से जुड़ा हुआ है, तो उधर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद वेस्ट में चले जाइए जिसकी हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा मिडिल हिस्से को देख लीजिए बस। क्योंकि जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं वो समुद्र के किनारे वाले एरियाज में ही घटित होती हैं और उनकी चर्चा अखबारों में खूब होती है। एक दो बार जब आप अच्छे तरीके से अमेरिका को समझ लेंगे तो आपको इन घटनाओं को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। आप ऐसा बड़े आराम से कर सकते हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट खबर है वह है मत्स्य 6000 को लेकर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, उन्होंने राज्यसभा में ये बताया था कि हमारा जो प्रथम महासागर मिशन समुद्रयान है उसके तहत एक बकायदे पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजा जाना है, और ये जो पनडुब्बी होगी मानव युक्त पनडुब्बी होगी, और इस पनडुब्बी का जो नाम है वो है मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य 6000, और ये पनडुब्बी हमारी बनकर तैयार है। अभी इस पर परीक्षण चल रहे हैं। इस पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। तो मत्स्य 6000 आपको क्लियर हो गया, और वहां जाकर के फिर वो क्या खनिज पदार्थ हैं और क्या क्या चीजें हैं उन सब की खोज करेगा। उस पर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत ने 2021 में ही बाकायदे डीप ओशन मिशन की शुरुआत कर दी है, और जो समुद्रयान है वो इसी डीप ओशन मिशन का ही हिस्सा है। दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट पर आता हूं, और इसका संबंध ब्रिक्स से है। ब्रिक्स, आप इसे ही आज का मुख्य विषय समझ लें। ब्रिक्स की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी समझ से आप इसका उत्तर देने की स्थिति में हैं कि हम ब्रिक्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन है, देखिए जब शिखर सम्मेलन कहा जाता है इसका मतलब है कि टॉप लेवल का सम्मेलन जिसमें राष्ट्र के प्रमुख भाग लेंगे। ब्रिक्स 15वां शिखर सम्मेलन जो है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इसमें भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आप सोच सकते हैं कि हमारे यहां से प्रधानमंत्री इसमें भाग लेने जा रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा। दोस्तों, मैं ब्रिक्स पर कोई बात करने नहीं जा रहा हूं। हम इसके इस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत में मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, और मेरे इस प्रश्न का संबंध इस बात से है कि आपको तैयारी करते हुए कितना वक्त हो चुका है। अगर आपको तैयारी करते हुए 1.5 साल हो चुके हैं तो मुझे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, और केवल जानते ही नहीं हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको अपनी तैयारी का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा कि न केवल ब्रिक्स के बारे में जानते ही हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और भारत इसका बहुत ही एक्टिव मेंबर है। इसका जो आई है वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है, ब्रिक्स। दूसरी बात कि अगर आपका ऑप्शनल जो है इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा स्तर की होनी चाहिए। अदरवाइज ठीक है, सामान्य स्तर की भी होगी, लेकिन समझ के रूप में। आपको ध्यान होगा कि कल टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था जो संडे के अखबार में छपा था। उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से जो ब्रिक्स है अब विश्व के एक अच्छे संगठनों में शामिल होता चला जा रहा है, उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, और दुनिया के बहुत से देश अब ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। उसमें बाकायदे बताया गया है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, उसका जो हिंदी वर्जन होगा मैं आपको कुछ समय के बाद प्रोवाइड करूंगा। तो अब हो क्या रहा है, अब आप जब तैयारी करेंगे तो देखिए ब्रिक्स के बारे में आपके पास जानकारी हो चुकी है, वो बेसिक जानकारी हो चुकी है, इसे आप नोट्स कह लीजिए। अब इसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसका संबंध इस बात से होगा कि ब्रिक्स में अभी क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विश्व के बहुत सारे देश इसके सदस्य होना चाहते हैं, और सच पूछे तो अभी जो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन होने जा रहा है इसमें 60 देशों को आमंत्रित किया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि जो ईरान है शायद इसका सदस्य बन भी जाए, क्योंकि ईरान को सदस्य बनाने के लिए इसकी जो एडवोकेसी कर रहे हैं, इसके पक्ष में जो बातें कर रहे हैं वो है रूस और चीन, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदस्य हैं, तो शायद बन भी जाए। और अगर ईरान इसका सदस्य बन जाता है तो ब्रिक्स का जो कंपोजिशन है वो काफी डिफरेंट हो जाएगा। देखते हैं कि अभी क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स में जब कोई भी नया सदस्य बनना चाहेगा तो वह तभी संभव है जब उसके सभी सदस्य इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दें। ये उनका अपना एक नियम है।
इसका मतलब है कि ब्रिक्स का जो महत्व विश्व में जो बढ़ता चला जा रहा है वो अभी लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिक्स तो है ही, लेकिन ब्रिक्स में भी क्या है इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो जब नोट्स बनाने की बात आती है या पॉइंट्स लेने की बात आती है तो इसी आधार पर पॉइंट्स लिए जाने चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप ब्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ें। अभी तो सम्मेलन होगा, सम्मेलन में और क्या निष्कर्ष निकल करके आते हैं, फिर एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आएंगे, तब फिर हम देखते हैं कि किस एंगल से इस पर बातें की जाए। हो सकता है कि कोई नया एंगल हमें पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।